नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। सीएजी ने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के कार्यान्वयन पर परफॉर्मेंस ऑडिट का संग्रह जारी किया। गृह मंत्रालय ने जिरीबाम समेत मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में फिर से AFSPA लागू किया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की कार्यकारी समिति ने विविध प्रमुख जैव विविधता परियोजनाओं को मंजूरी दी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑपरेशन द्रोणागिरी तथा एकीकृत भूस्थानिक डेटा शेयरिंग इंटरफेस GDI को लॉन्च किया। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF ने त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी PAIR कार्यक्रम शुरू किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में डायबिटीज की रोकथाम के लिए PPP+PPP मॉडल लॉन्च किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सीएजी ने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के कार्यान्वयन पर परफॉर्मेंस ऑडिट का संग्रह जारी किया। इस संग्रह में 18 राज्यों में 74वें संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के परफॉर्मेंस ऑडिट के मुख्य निष्कर्ष शामिल हैं। आपको बता दें कि 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में भाग 9A जोड़ा गया था। यह भाग शहरी स्थानीय स्वशासन ULSGs को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है कि संशोधन राज्य विधानमंडलों को स्थानीय निकायों के संबंध में कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। राज्यों के कानून स्थानीय निकायों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करते हैं। इस संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे जाने वाले 18 विशिष्ट कार्यों की सूची दी गई है। चलिए इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वैसे तो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 में से 17 कार्य कानून द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए हैं, लेकिन केवल 4 कार्य ही पूर्ण स्वायत्तता के साथ प्रभावी रूप से सौंपे गए हैं। इसमें महिलाओं की भागीदारी का भी जिक्र किया गया है। 6 राज्यों ने अपनी नगर परिषद सीटों का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। यह 33% आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान से अधिक है। शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय स्रोत को देखें तो शहरी स्थानीय निकायों के औसतन कुल राजस्व का केवल 32% ही उनके अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्त होता है। शेष वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान या ट्रांसफर के रूप में प्राप्त होता है। शहरी स्थानीय निकायों के कुल व्यय और उनके वित्तीय संसाधनों के बीच 42% का अंतर मौजूद है। उनके कुल व्यय का केवल 29% ही कार्यक्रम और विकास कार्यों पर खर्च होता है। साथ ही शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत कुल कर्मियों की संख्या में औसत 37% रिक्तियां हैं। खबर में आगे बढ़ते हुए 74वें संविधान संशोधन को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सिफारिशें जान लेते हैं। विकेंद्रीकरण के लक्ष्य को वास्तविक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। योजना बनाने, विनियमन को लागू करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। समय पर नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोगों को अधिक शक्ति दी जानी चाहिए। कर संग्रह क्षमता को बढ़ाकर शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहिए। साथ ही रिक्त पदों को भरने के लिए शहरी स्थानीय निकायों में मजबूत कार्यबल प्रबंधन प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले मुख्य खबर की तरफ। गृह मंत्रालय ने जिरीबाम समेत मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में फिर से AFSPA लागू किया। आपको बता दें, सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA 1958 अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगाया गया है। सबसे पहले AFSPA की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है अशांत क्षेत्र। AFSPA अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है जब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र या पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। तब उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र या पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। दूसरा है सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां। उचित चेतावनी देने के बाद सशस्त्र बल के सैन्य कार्मिक कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी व्यक्ति पर गोली चला सकते हैं या बल प्रयोग कर सकते हैं। यदि पर्याप्त संदेह हो तो बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी भी परिसर की तलाशी ले सकते हैं।
सशस्त्र बलों के कार्मिकों को प्राप्त उन्मुक्ति की बात करें तो केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना AFSPA के तहत कार्रवाई करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। इसके अलावा गिरफ्तार व्यक्ति के साथ कार्रवाई के बारे में भी बताया गया है। सशस्त्र बल के अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को यथासंभव शीघ्र ही निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभावी अधिकारी को सौंपना अनिवार्य होता है। चलिए अब ये जानते हैं कि AFSPA अधिनियम कहाँ लागू होता है। वर्तमान में AFSPA कानून असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। जम्मू और कश्मीर के अशांत क्षेत्रों पर सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1990 लागू होता है। इस कानून से जुड़े मुद्दों को देखें तो इसमें शक्तियों का दुरुपयोग, बलात्कार और यौन उत्पीड़न सहित मानवाधिकारों का उल्लंघन करना आदि शामिल है। अंत में AFSPA के बारे में अन्य संबंधित जानकारी भी जान लेते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों को जानते हैं। पहला है 1997 का नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स मामला। इसमें कोर्ट ने माना कि किसी की मृत्यु का कारण बनने की शक्ति का प्रयोग निर्धारित परिस्थितियों में करना होगा। दूसरा है 2016 का एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्सिक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामला। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान की गई जातियों के लिए जांच से छूट नहीं दी जा सकती है। चलिए अब समितियों की सिफारिशों पर भी चर्चा कर लेते हैं। न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी समिति ने AFSPA को समाप्त करने की सिफारिश की थी और 2013 में गठित संतोष हेगड़े समिति ने हर 6 महीने में AFSPA अधिनियम की समीक्षा करने का सुझाव दिया था। इसके अलावा 2013 की न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने सशस्त्र बलों द्वारा महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को आपराधिक कानून के अधीन लाने की सिफारिश की है। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की कार्यकारी समिति ने विविध प्रमुख जैव विविधता परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन नई परियोजनाओं का उद्देश्य गंगा नदी और उसके जल में रहने वाले जीवों के संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना है। सबसे पहले स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएं जानते हैं। पहला है चंबल, सोन, दामोदर और टोंस नदियों के पर्यावरणीय प्रवाह का आकलन करने की परियोजना। पर्यावरणीय प्रवाह से आशय प्राकृतिक अपवाह से है। ये वास्तव में किसी नदी में जल की पर्याप्त मात्रा और समय पर उसकी उपलब्धता बनाए रखता है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिन में संकटग्रस्त कछुओं के संरक्षण की परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य संकटग्रस्त कछुओं की प्रजातियों का पुनर्वास और अत्यधिक संकटापन्न कछुओं की प्रजातियों को फिर से वापस लाना है। साथ ही इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में स्थानिक निगरानी और रिपोर्टिंग टूल की स्थापना की जाएगी। अब असहाय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बचाव प्रणाली में सुधार की बात करें तो इसका उद्देश्य संकट में फंसी डॉल्फिन की सहायता के लिए डॉल्फिन एम्बुलेंस नामक विशेष बचाव वाहन का विकास और उसकी तैनाती करना है। यह परियोजना प्रशिक्षण के माध्यम से डॉल्फिन संरक्षण और सामुदायिक क्षमता निर्माण हेतु जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। चलिए अब गंगा डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक नदियों में तथा भारत, नेपाल और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना व कर्णफुली, सांगू नदियों में पाई जाती है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये ताजे जल में पाई जाती है, कि दृष्टिहीन होती है और शिकार का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्सर्जित करती है। इनके समक्ष मुख्य खतरों में मछली पकड़ने के उपकरणों जैसे जाल में उलझने से इनकी मौत होना, डॉल्फिन का तेल प्राप्त करने के लिए इनका अवैध शिकार करना, विकास परियोजनाओं के कारण इनके पर्यावास का नष्ट होना और औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशकों आदि की वजह से नदी के जल का प्रदूषित होना शामिल है। अब इनकी संरक्षण स्थिति जानते हैं। ये IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड, CITES साइट्स में परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। अंत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहले जान लेते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। केंद्र प्रायोजित योजना वन्यजीव पर्यावासों का विकास के तहत 22 क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों में गंगा नदी डॉल्फिन भी शामिल है। इस योजना के तहत संरक्षण हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट डॉल्फिन योजना भी चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य गंगा नदी डॉल्फिन और इसके नदी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है। गंगा नदी डॉल्फिन के कई महत्वपूर्ण पर्यावासों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनमें बिहार का विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भी शामिल है। विक्रमशिला अभयारण्य भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑपरेशन द्रोणागिरी तथा एकीकृत भूस्थानिक डेटा शेयरिंग इंटरफेस (GDI) को लॉन्च किया। इन दोनों पहलों की शुरुआत भूस्थानिक डेटा को उदार बनाने और भूस्थानिक अवसंरचना एवं भूस्थानिक कौशल और ज्ञान विकसित करने के लिए की गई है। आपको बता दें, भूस्थानिक डेटा वह जानकारी है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट स्थित ऑब्जेक्ट्स, घटनाओं या अन्य विशेषताओं का वर्णन करती है। इसके अंतर्गत सैटेलाइट इमेजरी, जनगणना डेटा, सोशल मीडिया डेटा आदि शामिल हैं। साथ ही भूस्थानिक डेटा को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना और सूचना संसाधन के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। चलिए अब ऑपरेशन द्रोणागिरी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ये राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 के तहत एक पायलट परियोजना है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के भूस्थानिक नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और व्यवसाय करने में सुगमता के लिए भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों एवं नवाचारों के संभावित अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना है। इसके प्रथम चरण का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में किया जाएगा। इन राज्यों में पायलट परियोजनाएं संचालित की जाएंगी। साथ ही कृषि, आजीविका, लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन जैसे 3 क्षेत्रकों में भूस्थानिक डेटा व प्रौद्योगिकी के एकीकरण के संभावित अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए अनुप्रयोगों के मामलों का प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए अब एकीकृत भूस्थानिक डेटा शेयरिंग इंटरफेस यानी GDI के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उन्नत डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल और गोपनीयता संरक्षण सुविधाओं के साथ स्थानिक डेटा को सुलभ बनाने के लिए इंटरफेस बनाया जा रहा है। इसके महत्व को देखें तो यह निर्बाध डेटा साझाकरण को सक्षम करेगा, जनता के कल्याण के लिए डेटा संचालित निर्णयों को सक्षम करेगा और भूस्थानिक डेटा के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देगा। खबर के अंत में राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 को भी समझ लेते हैं। इसका विजन भारत को भूस्थानिक डेटा क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना, एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क विकसित करना और मूल्यवान भूस्थानिक डेटा की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसका संस्थागत फ्रेमवर्क देखें तो पहला है भूस्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति GDPDC। यह भूस्थानिक डेटा क्षेत्र के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्यरत है। भूस्थानिक डेटा के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को प्रमुख नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय डिजिटल ट्विन रणनीति संचालित की जा रही है। इसके अलावा भूस्थानिक ज्ञान अवसंरचना का गठन किया गया है। और अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF ने त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी यानी PAIR पेयर कार्यक्रम शुरू किया। आपको बता दें कि त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी यानी पेयर पहल की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप की गई है। इसे हब एंड स्पोक मॉडल के जरिए भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं नवाचार की प्रकृति में बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी यानी PAIR के बारे में बात करते हैं। इसके तहत पहले चरण के लिए हब संस्थानों में उच्च NIRF रैंकिंग वाले संस्थान शामिल किए जाएंगे। ये हब संस्थान अनुसंधान गतिविधियों में उभरते संस्थानों का मार्गदर्शन करेंगे तथा उनके संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए पहुंच प्रदान करेंगे। वहीं स्पोक संस्थानों में केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय तथा चुनिंदा NITs व IITs शामिल होंगे। बाद के चरणों में अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों को शामिल करने के लिए पात्रता शर्तों का विस्तार किया जाएगा। चलिए अब भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों HEIs में अनुसंधान इकोसिस्टम कैसा है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, इसके बारे में बात करते हैं। 2024 EY रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुसंधान क्षमता और इसके सामने आने वाली चुनौतियों पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। पहला है बेहतर शोध मात्रा। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणाली है। 2017 से 2022 तक प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या में भारत दुनिया भर में चौथे स्थान पर है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत प्रति दस्तावेज साइटेशंस और H सूचकांक या HISH सूचकांक में बहुत पीछे है। HISH सूचकांक को समय के साथ अनुसंधान की गुणवत्ता को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। अंत में भारत के अनुसंधान इकोसिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें शोध अनुवाद की, तो भारतीय अनुसंधान इकोसिस्टम में एक प्रमुख समस्या यह है कि बहुत से शोध कार्य केवल कागजों तक ही सीमित रहते हैं और सार्थक व व्यवहारिक परिणामों में तब्दील नहीं हो पाते हैं।
वित्त पोषण के स्रोत को देखें तो विकसित देशों में विश्वविद्यालयों को उनकी सरकार के अलावा निजी संगठनों से भी बड़ी मात्रा में फंड मिलता है, जबकि भारत में वित्त पोषण बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा अनुसंधान बजट भी एक समस्या का विषय है। भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.65% है। वहीं दक्षिण कोरिया में यह 4.8% और संयुक्त राज्य अमेरिका में 3.4% है। एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहन का अभाव और संकायों पर प्रशासनिक कार्य का बोझ है। भारत में ANRF के अलावा विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस SERB, SURE, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी IMPRINT, अटल इनोवेशन मिशन जैसी अन्य पहलों से भी अनुसंधान इकोसिस्टम की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। आपको बता दें, ANRF का गठन ANRF 2023 अधिनियम द्वारा किया गया है। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में डायबिटीज की रोकथाम के लिए PPP+PPP मॉडल लॉन्च किया गया। PPP+PPP एक प्रकार का 2 स्तरीय सहयोग होता है। इसमें भारत के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एकजुट होकर साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ जुड़ते हुए स्वास्थ्य देखभाल सेवा संबंधी अवसंरचना को मजबूत करते हैं। यह मॉडल विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर पर लॉन्च किया गया है। इस दिवस को 2006 में संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई थी। इसकी शुरुआत 1991 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ यानी IDF ने की थी। आपको बता दें कि IDF एक गैर लाभकारी संगठन है। चलिए सबसे पहले मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक दीर्घकालिक मेटाबॉलिज्म संबंधी रोग है। यह रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें ग्लूकोज का शरीर से बाहर निकलना और कीटोन नामक हानिकारक यौगिकों का निर्माण होना शामिल है। इससे हृदय, रक्त वाहिकाओं, आंख, किडनी और तंत्रिकाओं को गंभीर क्षति हो सकती है। यह रोग मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है टाइप 1 किशोर मधुमेह या इंसुलिन पर निर्भर मधुमेह। यह एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें इंसुलिन उत्पादक कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। दूसरा है टाइप 2 जो डायबिटीज का सबसे आम प्रकार है। यह आमतौर पर वयस्कों में होता है। यह तब होता है जब शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है या शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है। आपको बता दें, गर्भकालीन मधुमेह भी मधुमेह का एक प्रकार है जो गर्भावस्था के दौरान होता है। विश्व भर में लगभग 830 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। इनमें से अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। भारत में लगभग 212 मिलियन लोग इस रोग से पीड़ित हैं। साथ ही इसके उपचार का भी अभाव है। मधुमेह से पीड़ित 50% से अधिक रोगियों को उपचार नहीं मिल पाता है। मधुमेह का उपचार न कराने वाले लगभग 64 मिलियन पुरुषों और 59 मिलियन महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी अन्य गंभीर खतरों का उच्च जोखिम होता है। आपको बता दें कि WHO का लक्ष्य 2025 तक मधुमेह और मोटापे में वृद्धि को रोकना है। अंत में इंसुलिन के बारे में भी बात कर लेते हैं। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस के रेगुलेशन में प्रमुख भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्य रूप से हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पर प्रभाव डालता है। यह इन कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाता है और इसे ऊर्जा के रूप में उपयोग करने में मदद करता है। आजकल रेकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन मुख्य रूप से ई कोलाई या सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में उत्पादित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे डोमिनिका की, जिसकी राजधानी है रोजो। डोमिनिका राष्ट्रमंडल भारत के प्रधानमंत्री को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। ये कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान देश के प्रति उनके योगदान और द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के प्रति उनके समर्पण को मान्यता है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये 1978 से राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ये पूर्वी कैरिबियन सागर में लेसर एंटिलीज का द्वीपीय देश है। ये कैरिब इंडियंस का अपेक्षाकृत बड़ा और विशिष्ट समूह वाला एकमात्र द्वीप है। अब बढ़ते हैं इसकी भौगोलिक विशेषताओं की तरफ कि ज्वालामुखी उत्पत्ति वाला द्वीप है। यहाँ कई फ्यूम रोल्स यानी ज्वालामुखी छिद्र और हॉट स्प्रिंग मौजूद हैं। इसकी मिट्टी जलोढ़ और ज्वालामुखीय मिट्टी से समृद्ध है और यहाँ का प्रमुख पर्वत माउंट डायब्लोटेंस सबसे ऊंची चोटी और माउंट ट्रोइस पिटोन्स है।
चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित ई तरंग प्रणाली यानी ई तरंग सिस्टम का शुभारंभ किया। एआई आधारित ई तरंग प्रणाली एक अनूठा सॉफ्टवेयर है। इसे एकीकृत रक्षा स्टाफ ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भूसूचना विज्ञान संस्थान BISAGN के सहयोग से विकसित किया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स MATES मेड्स नाम से एक नई योजना शुरू कर रही है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण कलाकृतियां हॉलमार्किंग संशोधन आदेश 2024 के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग का चौथा चरण शुरू किया। हॉलमार्किंग आदेश के तहत सभी स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नए उद्योगों की स्थापना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी EC तथा स्थापना हेतु सहमति CTE नामक दोहरे नियमों के अनुपालन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित निर्देशित पिनाका हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरा किया गया। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने विकसित किया है। बोडो भाषा, साहित्य और संस्कृति का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया। IIT KGP द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर सकते हैं। इस अध्ययन में गुजरात के वस्तान कोयला परतों की PETM आयु की पुष्टि भी शामिल थी। प्रशांत महासागर के सोलोमन द्वीप के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोरल पाया गया है। यह 2 बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा और कम से कम 300 साल पुराना है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नज़र हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।